स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पिछला जो क्लास था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। पिछली क्लास में जो है सिंधु सभ्यता के बारे में ही चर्चा किए थे। सिंधु सभ्यता का खोज कैसे हुआ, उसका काल अवधि क्या है, उसका निर्माता कौन थे, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, साथ ही उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो हम लोग कवर किए थे। जो एस्किप करने वाले दोस्तों हैं वो ध्यान दें, ठीक है ना, कि आपको कंटेंट में जो है कोई कमी नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे जो क्लास 3 घंटा 4 घंटा में कवर करते हैं उसी क्लास को आप यदि इस क्लास को देखते हैं तो 20 मिनट 24 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। और इसमें जो है वही मिलेगा जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बात करते हैं, तो बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में। पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, जिनमें हम पढ़े हैं, हम जानते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में जो है वो लिपि तो था, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाते। तो कोई भी ऐसा लिखित प्रमाण नहीं है। साक्ष्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। पहले हम चर्चा करें राजनीतिक जीवन के बारे में। तो इसके लिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की कोई भी राजनीतिक संरचना जो है का कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, कोई जो है लिखित रूप से नहीं है, लिखित रूप से नहीं। साक्ष्य के आधार पर जो है विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार हैं। तो कुछ इतिहासकार हैं, जैसे हंटर का कहना है कि सैंधव लोग जो थे, हड़प्पा लोग जो थे, वो उनका राजनीतिक जो शासन था वो कैसा था, जनतंत्रात्मक, मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता था। वहीं वाल्टर रूबे ने कहना है कि सिंधु सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो गुलामों पर आधारित है। लेकिन जो सबसे लोकप्रिय है, वो लोकप्रिय क्या है, कहना हुआ कि शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था। क्यों कहा गया? क्योंकि हम पढ़े हैं कि सिंधु सभ्यता में लोग जो है व्यापार से जो है भली भांति परिचित थे, और व्यापार जो है वो आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों रूप से करते थे। इसीलिए कहा गया है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक प्रशासन है वो शिल्पियों और व्यापारियों पर आधारित था। ये बात करें सामाजिक जीवन के बारे में, तो बहुत कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ से जो है महिला की जो है मूर्ति मिला है, मातृ देवी का मूर्ति मिला है, जिस कारण कहा जाता है कि हड़प्पा समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक था। क्या था? मातृ सत्तात्मक था। क्यों कहा गया? क्योंकि मूर्ति जो है महिला का मूर्ति का साक्ष्य मिला, इसीलिए कहा गया मातृ सत्तात्मक था। साथ ही समाज जो है वो बहुस्तरीय वर्ण विभाजन का संकेत देता है। क्यों? क्योंकि कई जगह जो है ऊपरी इमारतें और निचली इमारतें या भवनें प्राप्त हुआ। कुछ भवन जो है ऊंचे स्थल पे है, कुछ नीचे स्थल पे है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि हड़प्पा समाज जो है वो वर्ण विभाजन का संकेत देता है। समाज जो है कहना हुआ, ऐसा कहना है कि समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त था: योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता के समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था: योद्धा, विद्वान, व्यापारी एवं श्रमिक। साथ ही वो लोग जो थे वो क्या थे, वो शांति प्रिय थे। क्या थे? वो शांति प्रिय थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो शांति प्रिय थे, और वो जो है गणित, ग्रह नक्षत्र या मापतुल में जो है मापतुल के ज्ञान में वो परिपूर्ण था। उनके ज्ञान के बारे में वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको जानकारी था। साथ ही इन लोगों का मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था? मछली को पकड़ना, 2 पशुओं को आपस में लड़ाना, साथ ही पास या चौगान खेलना, ये क्या था? मनोरंजन का साधन था। इनके अलावा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, चाहे स्त्री हो या महिला हो, दोनों जो है आभूषण पहनते थे। खासतौर पर स्त्री जो है वो कंठार, हंसुली, करघनी, ये सब जो है आभूषण पहनते थे। साथ ही
पुरुष जो है वो दाढ़ी बनाते थे, बनाते थे। इसका साक्ष्य मिला है, क्योंकि साक्ष्य है कि तांबा और कांसा का उस्तुरे मतलब कि जिससे दाढ़ी बनाया जाता है वो उस्तुरे, उसका साक्ष्य मिला है। तो इससे कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है पुरुष जो है वो दाढ़ी भी बनाते थे। तो एक बात इसके बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है, सिंधु सभ्यता के लोग का जो आर्थिक क्रियाकलाप था वो कृषि, पशुपालन, शिल्प या उद्योग पे निर्भर था। कृषि व्यवस्था का कुछ साक्ष्य मिला है, जैसे नुकीले हल मिला है, कुदाल मिला है, और इसका हल जो था वो मिट्टी का बना होता था और साथ में तांबा का भी बना होता था। तो इससे कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कृषि से परिचित थे। वो कृषि में जौ, गेहूँ, राई, मटर, सरसों तो लगाते ही थे। इसके अलावा वो लोग पीपल, खजूर, केला जैसे पौधों का भी वो उपयोग करते थे, कृषि में उपयोग करते थे। साथ ही बात करेंगे हम पशुपालन के स्तर पे, तो पशुपालन में जो है वो लोग भेड़, बकरी, बैल, भैंस इत्यादि का वो लोग पालन करते थे। और इसका मकसद था कि उस पशुओं का उपयोग यातायात में, कृषि करने में, व्यापार करने में और भोजन करने में। इसमें कृषि करने में, परिवहन करने में, व्यापार करने में और भोजन करने में जो है उसका उपयोग करते थे। इसीलिए पशुपालन का उपयोग करते थे। क्यों? क्योंकि सामाजिक जीवन में हम चर्चा नहीं किए कि संधव लोग जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। तो इसीलिए भोजन में जो है वो पशुओं का भी उपयोग करते थे, इसीलिए लिखे यहाँ भोजन। साथ ही वो तांबे और मिट्टी एवं धातुओं का जो है बर्तन बनाते थे। और बर्तन जो था ये चाक और हाथ दोनों से बनाया करता था, ठीक ना। इसके साथ जब बात करें कि उद्योग के स्तर पे, तो उद्योग जो है खासकर व्यापार में जो है ये आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार करते थे। और ये व्यापार जो था ये जल और स्थल मार्ग दोनों से क्या करते थे। वहाँ बात करें कि आयात में, तो ये बाहरी देश से तांबा, चांदी, शीशा जैसी वस्तुओं का आयात करवाते थे। साथ ही उसके बदले में जो है सूती वस्त्र और हाथी दांत जैसे वस्तुओं का ये निर्यात भी करते थे। बात की किस बारे में? आर्थिक जीवन के बारे में। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता का जो है ऐसा कहीं से प्रमाण नहीं मिला है कि वो लोग जो है किसी भगवान को मानते होंगे। लेकिन कुछ जगह से क्या मिला है? प्रमाण मिला है। यहाँ मंदिर का प्रमाण नहीं है, लेकिन उर्वरता देवी की पूजा इसका एक साक्ष्य मिला है। जो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। नाग पूजा भी करते थे, मतलब प्रकृति का पूजा ज़्यादातर वो करते थे। साथ ही पशुपतिनाथ का प्रमाण भी मिला। इससे स्पष्ट है कि संधव लोग जो थे वो शिव का उपासक भी थे। साथ ही मातृ देवी की पूजा भी वो क्या करते होंगे। इसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसके साथ ही स्वास्तिक चिन्ह का भी वो लोग पूजा करते थे। तो ये क्या है? धार्मिक जीवन है। मंदिर का साक्ष्य नहीं है, लेकिन वो मूर्तियों का पूजा करते थे, धार्मिक लोग थे। साथ में कई जगह से जो है सिंदूर का भी साक्ष्य मिला है। इससे ये स्पष्ट है कि संधव लोग जो थे वो हिंदू धर्म से परिचित थे। तो ये हुआ। तो हम बात किए कि सिंधु सभ्यता के लोगों के, हड़प्पा सभ्यता के लोग का राजनीतिक जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा रहा, आर्थिक जीवन कैसा रहा और धार्मिक जीवन कैसा रहा। अब हम बात करेंगे इनके जो स्थल है, जो परिचित स्थल है जिनका खुदाई हुआ है। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है 40 से 50 स्थलों का ही खुदाई हुआ था। वर्तमान में इस पुरातात्विक स्थलों का संख्या जो है 1500 तक हो गई है। 1500 से ज़्यादा स्थलों की खुदाई हो गई है, जिसमें भारत में जो है 900
स्थल है अफगानिस्तान में जो है बस 2 है और बाकी जो है पाकिस्तान में। तो इतना स्थलों के बारे में पढ़ना संभव नहीं है और हम उन्हीं स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे जिन स्थलों के प्रमाण, उसकी खोज और वो स्थल किस नदी के समीप हैं, इनके बारे में विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। उस स्थल के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले हम मैप पे देखते हैं, उसके बाद हम स्थल के बारे में चर्चा करते रहेंगे। मैप के साथ हम स्थल का भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये मैप है, ये इंडियन पॉलिटिकल मैप है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात हुआ, ये महाराष्ट्र हुआ। और इसे सटे हुए जो है ये 3 क्षेत्र में दिखा है। ये क्या है, ये पंजाब है जो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान प्रांत है पंजाब। ये जो है सिंध का क्षेत्र है और ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ ये हरे रंग से दिखाई क्या है, सिंध नदी है, सिंध नदी। तो सिंध नदी के पहले हम बात करते हैं पंजाब प्रांत की। तो पंजाब प्रांत में रावी नदी है और इसी रावी नदी के समीप जो है हड़प्पा, इसका हड़प्पा स्थल का खोज किया गया। तो यहाँ देखिए लिखे भी हैं, पहला क्वेश्चन मैप भी देखें कि साथ साथ में उस स्थल के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। पहले कहाँ, हड़प्पा बारे में। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज 1921, कब, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो ये हड़प्पा रावी नदी के समीप इसका खोज किया गया। और ये कहाँ स्थित है, तो ये मांटगोमरी जिला है जो कहाँ है, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये हड़प्पा है। और इस हड़प्पा से क्या प्रमाण मिला, तो प्रमाण जो है अनागार मिला, बृहद अनागार, मतलब बहुत बड़ा ही अनागार मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कृषि किया करते थे। कृषि से होने वाले उपज को जो है एक जगह भंडारण करने के लिए वो अनागार जैसी इमारतों का निर्माण क्या करते थे। साथ ही कंसा से बना खिलौना या गाड़ी का साक्ष्य मिला है, मूर्ति मिला है। उर्वरता देवी की मूर्ति भी मिला है और बटन आकार की मोहरें मिला है। तो ये सब जो है प्रमाण, अक्सर एग्ज़ाम में जो है प्रमाण से ही क्वेश्चन पढ़ा आता है, एविडेंस से ही क्वेश्चन आता है। अब बात करें, ये पंजाब प्रांत बात कर लिए, आपको बात करते हैं सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रांत क्या बात की है कि सिंध प्रांत से जो है सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी के बाईं तरफ कौन है, मोहनजोदड़ो। यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो स्थित है। इस मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया, तो 1962 ईस्वी में R.D. बनर्जी, जिसे राखाल दास बनर्जी भी कहते हैं, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। ये कहाँ है, ये क्या वो बताएं कि सिंधु नदी की बाईं तरफ इसका खोज किया गया, विस्तार है। और ये कहाँ पे स्थित है, लड़काना, कहाँ, लड़काना, तो कहाँ पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पे इसका खोज किया गया। प्रमाण क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो से जो है प्रमाण विशाल स्नानघर, एक बहुत बड़ा ही स्नानघर मिला, साथ ही महाविद्यालय। इससे ये स्पष्ट होता है कि सिंधु लोग जो थे वो शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते होंगे, उस पर ध्यान देते होंगे। साथ ही नटराज, पुजारी, पशुपतिनाथ और नृत्य करती बालिका, इसका क्या मिला, इसका साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नृत्य करती, ये बराबर पूछा जाता है कि नृत्य करती बालिका, नृत्य करती हुई बालिका का जो मूर्ति है, जो साक्ष्य है, वो कहाँ से मिला था, वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। एक और चीज़ है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। बात करते हैं, पंजाब प्रांत हो गया, सिंध प्रांत, सिंध के किधर, बाईं तरफ मोहनजोदड़ो, और दाईं तरफ जो है 2 स्थल और है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्या है, चनहुदरो, दूसरा क्या है, कोटदीजी। तो चनहुदरो क्या है, चनहुदरो की खोज जो है 1931 ईस्वी में MG मजूमदार के द्वारा किया गया। और कहाँ ये स्थित है, चनहुदरो स्थल सिंधु नदी के समीप स्थित है। और इस चनहुदरो से जो प्रमाण मिला है वो क्या है, मन के बनाने की कारखाना, घर
कच्ची ईंट का घर, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता, लिपस्टिक और चूड़ियाँ जैसे साक्ष्य मिला है। कहाँ से? चनोदरों से। बड़ा पता चलता है कि चूड़ी और लिपस्टिक, ठीक है ना, ये कहाँ से मिला है? तो वो चनोदरों से मिला है। साथ ही बात करें अगला स्थल क्या बोले? कोट दीजिए। तो कोट दी जो है इसका खोज ध्रुवे के द्वारा, क्या नाम है? इतिहासकार का, पुरातत्वविद का ध्रुवे, 1933 से 35 के बीच में जो इसका खोज किया गया। और ये भी कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के बाईं तरफ। याद रखिएगा कि सिंधु नदी के बाईं तरफ मोहनजोदड़ो और दाईं तरफ चनोदरो और कोट दीजिए, ठीक। तो ये कोट दीजिए बारे में, इससे क्या मिला? तो कोट दीजिए से साक्ष्य मिला है वो कच्ची ईंट के मकान और चूल्हे मिला। साथ ही कांसा की चूड़ियाँ, किस चीज़ का? कांसा की चूड़ियाँ। भली भांति जानते हैं कांसा क्या होता है। तो कॉपर में जब हम टीन मिलाते हैं और उनसे जो मिश्र धातु बनता है उसे हम कांसा कहते हैं। तो इसी कांसा का उपयोग जो है चूड़ी बनाने में करते थे। साथ ही धातु का उपकरण और औजार भी बनाया, हथियार का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो कोट दीजिए इसे। तो क्या देखें हम? पंजाब देख लिए, सिंध देख लिए, अब क्या देखते हैं? बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में जो है दो जगह के बारे में हम चर्चा करेंगे, सुतका गेंडोर और बालाकोट। तो पहले देखते हैं सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर जो है इस स्थल का खोज 1928 ईस्वी में ऑरल एस्टीन, क्या नाम है? ऑरल एस्टीन के द्वारा किया गया। और सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? तो ये दास्क नदी, कहाँ पे? दास्क नदी के समीप स्थित है, यहाँ पे खोज किया गया सुतका गेंडोर। और ये सिंधु सभ्यता की सबसे क्या है? पश्चिमी स्थल है। क्या है? पश्चिमी स्थल क्या? सुतका गेंडोर। उत्तरी क्या है? मांडा, और पश्चिमी क्या है? सुतका गेंडोर। पश्चिमी क्या है? सुतका गेंडोर। और यहाँ से क्या मिला है? तो घोड़े की अस्थियाँ और बेबीलोन व्यापार का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? सुतका गेंडोर से। अब क्या देखिए कि पाकिस्तान के 3 प्रांत, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, तीनों में जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थल था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिया। अब चर्चा करेंगे हम इंडिया के अंदर जो भी स्थल है जो प्रसिद्ध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। याद रखिएगा कि भारत में कितना है? 900 स्थल है। और सबसे ज़्यादा जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, वो कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में सबसे ज़्यादा है। पहले हम ऊपर शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक स्थल है, क्या नाम है? मांडा। क्या नाम है? मांडा। तो मांडा जो स्थल है इसका खोज 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में जगपति जोशी, क्या नाम था? जगपति जोशी के द्वारा किया गया। और ये मांडा कहाँ स्थित है? तो चिनाब नदी के, कहाँ पे? चिनाब नदी के समीप जो है ये स्थित है। और इन मांडा से जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो क्या है? ब्लेड, चट और मोहरों के साक्ष्य। ब्लेड, चट और मोहरों के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला? वो मांडा से मिला। कहाँ से मिला? मांडा से। अब हम नीचे उतरेंगे तो ये क्या है? ये पंजाब। ये क्या है? पंजाब। तो पंजाब में एक जगह क्या है? रोपर। क्या है? रोपर। तो इस रोपर जो स्थल है इसका खोज कब हुआ? 1955 ईस्वी में जो है वाई.डी. शर्मा, जिसे क्या बोलते हैं? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसका खोज किया गया। और ये कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी, ठीक। क्या बोले? हाँ। और इन रोपर से जो प्रमाण क्या मिला? प्रमाण मिला है तांबा का कुल्हाड़ी, साथ में मानव के साथ कुत्ते की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये रोपर से मिला। कहाँ से मिला? रोपर से मिला। अब हम पंजाब से थोड़ा बगल हो जाएंगे, कहाँ पे? हरियाणा। और इस हरियाणा में एक स्थल है बनवाली, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या? बनवाली। हाँ। इसका खोज कब हुआ? तो 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट के द्वारा किया गया। और ये कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी। कौन सा नदी है? सरस्वती नदी। इसके समीप जो है बनवाली स्थल का खोज किया गया। और इस बनवाली से क्या साक्ष्य मिला? खुदाई के परिणाम। तो इसके परिमाण क्या मिला? मिट्टी के हल मिला, जौ, तिल, सरसों का अवशेष मिला, साथ ही सड़कों एवं नलियों का अवशेष मिला। साथ ही सेलखरी की मोहरें, पक्की ईंटों का साक्ष्य। सेलखरी की मोहरें जो है सिंधु सभ्यता में काफ़ी प्रचलित था। क्यों? क्योंकि सेलखरी जो है क्या है? सेलखरी एक पत्थर है जो कि एक मुलायम पत्थर होता है और इस पर उत्कीर्ण करना वो क्या होता है? काफ़ी आसान होता है। इसीलिए सेलखरी की मोहरें का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। शुरू होता है
सुन किसी चल रहा है तो क्या कर रही थी आज, बोले ना काट देंगे इतना। ठीक काला काला आ रहा है ना फोटो, सब ना फोटो टिक करो ना उसके बीच में। हाँ तो टिक करते हैं बार बार, अब हिलते हैं ना तो बहुत बड़का हो जाता है। ये टिक कर छोड़ दो, काला काला फोटो है ना, टिक कर देना, हो छोड़ दो। ठीक, अब देखते हैं क्या कालीबंगा, क्या कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ, तो हम क्या बात करते हैं हरियाणा। और इससे नीचे उतरें तो क्या है ये राजस्थान, ये क्षेत्र क्या है राजस्थान का। तो इस राजस्थान में एक स्थल है क्या कालीबंगा, कालीबंगा। इसका खोज जो है 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष और थापर के द्वारा किया गया। ये कहाँ स्थित है, तो घग्गर नदी के समीप इसका खोज किया गया। और इस कालीबंगा से क्या मिला, तो हवन कुंड, हल्का निशान, काली मिट्टी की चूड़ी या मोहरें और जुते हुए खेत, जुते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिला है। कहाँ से, कालीबंगा से। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। बात करते हैं इसके बारे में, लोथल, क्या नाम है लोथल। तो लोथल, अब बात कर, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, अब गुजरात। कहाँ पे, गुजरात। तो क्या है लोथल। लोथल देख रहे गुजरात जो है ये स्थल है क्या लोथल, क्या बोलेंगे इसको लोथल। और ये क्या है समुद्र के समीप है। और इसका उपयोग जो है पत्तन के रूप में, इसके रूप में पत्तन या बंदरगाह के रूप में काफ़ी ही प्रसिद्ध था। कौन, लोथल। तो क्वेश्चन आता है कि सुंदर सा होता है कि पत्तन या बंदरगाह का नाम तो क्या होता है वो लोथल होता है। ऐसा खोज कब हुआ, तो 1955, कब 1955 से 62 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। और ये लोथल कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ खोजा गया, तो ये भोगा नदी के समीप जो है इसका खुदाई किया गया। प्रमाण क्या मिला, तो फारस की मुद्राएं, चावल, बाजरे का दाना, हाथी का दांत और कंकाल जो है ये कहाँ से मिला, ये लोथल से मिला। ठीक, इसी गुजरात में एक शहर और प्रसिद्ध है, कौन है, धोलावीरा। क्या नाम है, धोलावीरा। तो धोलावीरा का खोज कब हुआ, तो धोलावीरा का खोज जो है 1991 ईस्वी में RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया। और ये सरस्वती नदी के समीप इसका खुदाई किया गया। और ये एकमात्र शहर है जहाँ खुदाई के पश्चात यहाँ नगर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ दिखा, साक्ष्य मिला। केला, मध्यनगर और निचला नगर, इस तरह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये धोलावीरा से मिला। बात करते हैं अब ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड जो है सिर्फ मैप को दर्शाने के लिए हम यूज किए थे, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, बचा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, फिर महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो है क्या है, एक आलमगीरपुर स्थल, जिसका खोज जो है 1958 में YD शर्मा के द्वारा किया गया। और ये आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो ये हिंडन नदी के समीप इसको खोजा गया है। और इन आलमगीरपुर से क्या मिला, तो मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य मिला। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य मिला, कहाँ से, तो आलमगीरपुर से। साथ ही ये क्या है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है, पूर्वी स्थल कौन सा, आलमगीरपुर। बात करते हैं किसका, तो महाराष्ट्र में कौन सा, दहमाबाद। क्या है, दहमाबाद। इसका खोज जो है 1974 में जो है MS वत्स के द्वारा किया गया। और ये कहाँ स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के समीप ये स्थित है। और इनसे प्रमाण क्या मिला, तो रथ चलाते हुए सांड या मनुष्य या गेंडे का जो है साक्ष्य मिला। रथ चलाते हुए सांड, मनुष्य और गेंडे का जो है साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला। कहाँ से, दहमाबाद। कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में। और ये क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, दक्षिणी स्थल। उत्तरी क्या है, मांडा। दक्षिणी क्या है, दहमाबाद। पूर्वी क्या है, आलमगीर। पश्चिमी क्या है, सुतका-गेंडोर। ठीक, अब क्या है, राखी गढ़ी। ये कहाँ पे है, तो ये भी हरियाणा में था। हरियाणा में जो 2 स्थल पर हैं, एक क्या पढ़े थे, बनवाली, और दूसरा क्या पढ़े, राखी गढ़ी। तो इसका कब खोज किया गया, तो 1969 में रफ़ीक मुगल या सूरजभान के द्वारा।
इसका खोज किया गया। और ये कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के समीप ये स्थित है। और इससे ये जो है राखी गढ़ी ये सर्वाधिक बड़ा स्थल है, सर्वाधिक बड़ा स्थल है। लेकिन बात जब ऐसा हो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन जब बात करेंगे कि भारत में स्थित, तो क्या है? राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है भारत में उपलब्ध स्थलों में सबसे बड़ा कौन है? राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी है। ठीक। और इससे क्या मिला? इससे राखी गढ़ी से ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि जैसे का साक्ष्य मिला। अब बात करें इसका अंत कब हुआ, तो अंत कैसे हुआ? तो कुछ इतिहासकारों के बीच में ये क्या है? मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका अंत जो है बाढ़ के द्वारा किया गया। बाढ़ जब आया तो बाढ़ के कारण क्या हुआ? इसका सभ्यता का अंत हो गया। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन जब हुआ तो जलवायु परिवर्तन होने के कारण ही इस सभ्यता का अंत हो गया। तो 3 जो इतिहासकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्या है? मार्शल मैकी। मार्शल मैकी का कहना हुआ कि सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ वो किसके कारण हुआ? बाढ़ के कारण। वहीं गार्डन चाइलर और व्हीलर का कहना हुआ कि आर्य जब आक्रमण किया तो क्या हुआ? इसका अंत हुआ। ठीक। वहीं अमरानंद घोष के द्वारा कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन जब हुआ तो उसके कारण ये क्या हुआ? इसका अंत हुआ। किसका? तो सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। यदि आप इस 2 वीडियो सिंधु सभ्यता का 2 वीडियो हम अपलोड किए हैं, 2 वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक। एक 24 मिनट का, एक शायद 20 मिनट से ज़्यादा हो गया। ठीक है। यदि आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखते हैं तो आपको, ये मेरा वादा है, चैलेंज है कि कोई बुक लीजिए, इतिहास का कोई बुक लीजिएगा तो उस बुक से जो है आपको 90% से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथ ही यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कीजिए। और इसका एवरीडे जो है हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, कम्युनिटी पोस्ट जो है हम डालते हैं और उसमें करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन हम देते हैं। तो उसको भी आप देखिए, पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।